नेशन व्यू की शुरुआत उस खबर से करते हैं जिसने जम्मू कश्मीर की राजनीति में नया विवाद खड़ा कर दिया है। जो पोस्टर आप देख रहे हैं वो जम्मू कश्मीर सरकार का पोस्टर है। इस सरकारी पोस्टर में अलगाववादी आसिया अंद्राबी की भी तस्वीर छपी है। पोस्टर के ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे का जिक्र है। इसके ठीक नीचे जम्मू कश्मीर की तमाम महिला हस्तियों के साथ साथ आसिया अंद्राबी की तस्वीर भी छपी है। आसिया अंद्राबी कौन है और जम्मू कश्मीर में कैसे वो सेना के खिलाफ मुहिम चला रही हैं, ये पूरी दुनिया से छिपा नहीं है। हाल ही में एनआईए की जांच में भी ये सामने आया था कि तमाम अलगाववादियों के साथ आसिया अंद्राबी भी टेरर फंडिंग में शामिल थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी इद्रीस जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इद्रीस, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, आसिया अंद्राबी का पोस्टर क्या कहीं गलती रही है या सोची समझी रणनीति का हिस्सा रहा है? जी बिल्कुल, ये लग रहा है कि जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुई है। हालांकि एक इंक्वायरी खड़ी दी गई है पोस्टर के खिलाफ। मैं आपको बता दूं कि एक जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है उनका एक फंक्शन था, फेस्टिवल था, जहां पर सभी डिग्निटरीज जिसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट जहूर मीर और जो उस डिस्ट्रिक्ट के एमएलए हैं वो भी मौजूद थे और पुलिस के भी एहलकार मौजूद थे। हाई ऑफिशियल जो पुलिस के डिस्ट्रिक्ट के हैं वो भी वहां पर मौजूद थे, फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए आए थे। अभी तक ये ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये एक गलती है, पर अगर ये सोची समझी गलती है तो उस इंसान के खिलाफ जरूर एक्शन ली जाएगी। इंक्वायरी ऑलरेडी शुरू कर दी गई है और इसकी निंदा जो है बीजेपी स्पेशली जो बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने इस पूरे घटना की निंदा की है। बिल्कुल इद्रीस, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो यकीनन जवाबदेही तय होनी चाहिए क्योंकि ये सिर्फ गलती समझ के इसको नहीं भुलाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। घाटी में छिपे आतंकियों के खिलाफ हिंदुस्तान के जांबाज ऑपरेशन ऑल आउट चला रहे हैं, लेकिन अब खाकी में छिपे आतंक के कुछ यार भी बेनकाब हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 पुलिस वाले हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को भारी तादाद में हथियार और गोली सप्लाई कर रहे थे। घाटी में बेनकाब आतंक के यार, घाटी में छिपे दहशत के मददगार, पुलिस की गिरफ्त में देश के गद्दार। साउथ कश्मीर में आतंकियों की मदद करने वाले 2 पुलिस वाले गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात शब्बीर मलिक और नजीर अहमद आतंकियों को हथियार सप्लाई करने वाले रैकेट का हिस्सा थे। शोपिया का रहने वाला शब्बीर मलिक गांदरबल में तैनात था, जबकि कुलगांव का रहने वाला नजीर शोपिया में डीएपएल में तैनात था। इन्होंने ये जो मॉड्यूल काम करता था ये हिजबुल मुजाहिदीन के इशफाक ठोकर ग्रुप के लिए काम करता था और इस तरह से वेपन्स का पिलफरेज करके, गोलियों का पिलफरेज करके ये लोग मिलिटेंट्स को गोलियां सप्लाई कर रहे थे। दरअसल शोपिया में आदिल अहमद निग्रो को हिरासत में लिए जाने के बाद पुलिस को आतंकियों के इस मददगार गैंग का सुराग मिला। आदिल को पुलिस ने इसी साल 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। उसके पास से AK-47 के 22 राउंड जिंदा कारतूस मिले। पूछताछ में आदिल ने इस पूरी साजिश का खुलासा किया। आदिल ने बताया कि कुलगांव में अपने साथी मुदस्सिर के साथ उसने शब्बीर अहमद से AK-47 के 40 राउंड जिंदा कारतूस हासिल किए थे, जिसके बाद पुलिस ने शब्बीर पर शिकंजा कसा तो नाजीर अहमद का नाम भी सामने आ गया। स्पेसिफिक नाके के ऊपर एक OGW जिसका नाम है आदिल अहमद नेंगरू, ये रहने वाला है रामनगरी शोपियान का, ही वॉज अरेस्टेड। इसके पास से कुछ जिंदा कारतूस हमें AK-47 के लाइव राउंड्स मिले। इसमें एक FIR रजिस्टर किया गया और इन्वेस्टिगेशन शुरुआत की गई। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सामने आया कि इसके साथ में इसका एक जो दोस्त है जिसका नाम मुदस्सिर अहमद है, जो कि रहने वाला कुलगाम का है, इन दोनों ने मिलकर 2 पुलिस वालों के साथ मिलकर उनसे कुछ राउंड्स इन्होंने खरीदे थे और ये मिलिटेंट्स को सप्लाई करने वाले थे। पुलिस अब आगे की जांच में जुटी है और उम्मीद की जा रही है कि इस रैकेट के जरिए घाटी में आतंक के कई और मददगार बेनकाब होंगे। शोपियां से अशरफ वानी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। वैसे घाटी में आतंकियों का सफाया भी लगातार जारी है। बांदीपोरा में आतंकियों ने BSF के जवान रमजान को शहीद कर दिया तो अब हिंदुस्तान के जाबाजों ने उस शहादत का बदला पूरा कर लिया। हाजिन में लश्कर के 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ये दोनों रमजान पर किए गए हमले में शामिल बताए जा रहे थे। हालांकि इस मुठभेड़ में 2 जवान भी शहीद हो गए। बांदीपोरा में 2 दहशतगर्दों का काम तमाम, ढेर हो गए रमजान के गुनहगार। 15 दिन में पूरा हुआ बदला। अली भाई और नसरुल्लाह
आतंक के यही वो दो चेहरे हैं जिन्हें सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा के हाजिन एनकाउंटर में मार गिराया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे। इनमें नसरुल्लाह स्थानीय आतंकी था, जबकि उसका साथी पाकिस्तानी। बताया जा रहा है कि ये दोनों आतंकी उसी ग्रुप का हिस्सा थे जिन्होंने 27 सितंबर को छुट्टी पर लौटे बीएसएफ के जवान मोहम्मद रमजान की बेरहमी से हत्या कर दी थी। सुरक्षा बल के जवान हत्यारों की सरगर्मी से तलाश कर रहे थे और आखिरकार उनमें से 2 को हाजिन में ढेर कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो हमले हो रहे हैं इस तरह के, ये इनको जो है लोकल पॉपुलेशन उनकी मदद कर रही है, उन लोकल पॉपुलेशन इनको शरण दे रही है और उन्हीं को देखभाल करती है और उन्हीं को गाइड करती है। बांदीपुरा में हिंदुस्तान के शूरवीरों ने एक बार फिर आतंक के मोहरों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचा दिया है। हालांकि इस ऑपरेशन में वायुसेना के 2 कमांडो भी शहीद हो गए। बताया जा रहा है कि शहीद होने वाले एयरफोर्स गरुड़ के कमांडो थे जो आर्मी के साथ ऑपरेशनल ट्रेनिंग ले रहे थे। इस एनकाउंटर में सेना का एक जवान भी जख्मी हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आज सवेरे मॉर्निंग में सूचना मिली थी वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को, सीआरपीएफ, आर्मी या पुलिस तीनों ने मिलकर के उस इलाके को घेराबंदी की थी। उसके बाद लगभग अर्ली मॉर्निंग उनसे लगाव हुआ। उस लगाव में 2 एलईटी के आतंकवादी मारे गए हैं। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के भी 2 शहीद हुए, मार्टियर हुए। घाटी में आतंकियों पर सख्ती का संदेश साफ है कि अब उनकी खैर नहीं। कश्मीर को दहलाने की हर साजिश यूं ही तार-तार कर दी जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी का कहना है कि ये वही ग्रुप है जिन्होंने कुछ हफ्ते पहले इसी इलाके में बांदीपुर में बीएसएफ जवान को शहीद किया था और साथ ही काफ़ी ज़्यादा अटैक्स में भी ये ग्रुप मुलविस था। इनके जो हेड हैं, इस ग्रुप का जो हेड है उसका नाम महमूद बाई है और उसी के ग्रुप के ये सारे मिलिटेंट्स, ये दोनों मिलिटेंट जो है मारे गए हैं उसी के ग्रुप के हैं। अभी भी पूरे बांदीपुरा में सर्च ऑपरेशन जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद यूनिस के साथ इदरीस लोन, न्यूज़ नेशन, श्रीनगर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुजरात दौरे पर हैं। मोदी के घर में बीजेपी की जमीन खिसकाने में जुटे हुए हैं। कभी मंदिर जाते हैं तो कभी लोगों के बीच संग्राम छेड़ते हैं। लेकिन अब बीजेपी ने उन्हीं के बयान को हथियार बनाकर हल्ला बोल दिया है। संघ में महिलाओं की भागीदारी पर टिप्पणी का विरोध शुरू हो चुका है। गुजरात से लेकर नागपुर तक राहुल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। महिला राइट्स में ये इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें महिलाओं का जो अपमान किया है वो हमारा देश कभी सहन नहीं करेगा। सीधा सा आपसे सवाल पूछता हूँ, मेन इनका संगठन आरएसएस है, कितनी महिलाएं हैं उसमें? राहुल गांधी को भी पता चले कि राजकोट की और गुजरात की बहनें क्या सोचती हैं। राहुल के बयान पर मच गया घमासान। बीजेपी ने खोल दिया मोर्चा, संघ ने दी नसीहत। सारे देश में सभी खेल महिला पुरुषों के अलग अलग होते हैं, इसलिए हम केवल पुरुषों के बीच में काम करने वाले हैं। महिलाओं के बीच में ऐसा समांतर काम चल रहा है। कहने को तो राहुल ने अपने अंदाज में आरएसएस पर तंज कसा, लेकिन बयान का अंदाज कुछ ऐसा था कि अब बीजेपी हमलावर है। वडोदरा में राहुल के बयान की गूंज राजकोट से लेकर नागपुर तक सुनाई दे रही है। बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आई हैं और राहुल का विरोध किया जा रहा है। बीजेपी हमलावर है तो दूसरी ओर संघ भी राहुल को अपने अंदाज में नसीहत दे रहा है। शाखा में आपने महिलाओं को देखा है शॉर्ट्स में? कभी देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। तो संगठन से आपको पता लग जाता है। कांग्रेस में हर लाइनअप में महिलाएं दिखती हैं, आरएसएस में आपको एक महिला नहीं दिखेगी। पता नहीं क्या किया है, क्या गलती की महिलाओं ने कि आरएसएस में नहीं घुस सकती। संघ और कांग्रेस की तुलना करना हमारी स्पर्धा नहीं है, तो क्रिकेट और हॉकी की मैच एक साथ खेलना संभव नहीं है। जो लोग उनको सारा ये लिखकर देते हैं उनकी समझदारी मुख्यतः या तो कम है या और अधिक बौद्धिक क्षमता के लोग वहां पर उन्होंने लेने चाहिए ताकि वो ठीक सवाल पूछ सके। संघ का विरोध करते रहने से संघ का तो कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, न कांग्रेस का काम बढ़ने वाला है। तो अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने का प्रयत्न करें। राहुल के बयान पर सियासत तेज है तो वो मंदिर कांग्रेस की जीत का अलग जगाते नजर आ रहे हैं। अपने गुजरात दौरे में राहुल हर दिन कहीं न कहीं शीश नवाते जरूर दिखते हैं और आज बारी थी दाहोद में संत कबीर मंदिर की। दुनिया को प्रेम का पाठ पढ़ाने वाले कबीर के मंदिर में राहुल ने पूजा अर्चना की
तो भक्तों के साथ बैठकर भजन कीर्तन भी किया। सियासत में राहुल का ये अंदाज बिल्कुल नया है। राहुल शायद लोगों के रंग में रंगना चाह रहे हैं, इसलिए कहीं डांस करते दिख जाते हैं और कहीं भजन कीर्तन में शरीक हो जाते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। जाहिर है राजनीति और चुनाव क्या क्या करवाता है। आगे बढ़ते हैं। पुणे शहर में भारी बारिश से सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं। शहर से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर खेड़ा इलाके में एक छोटी नदी में अचानक पानी बढ़ गया। सड़कें लबालब हो गईं। पानी का सैलाब इस कदर तेज था कि कई गाड़ियां भी पानी में बह गईं। हालांकि इन गाड़ियों में सवार लोग कहां हैं और उनकी कैसी हालत है, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। पुणे मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान शहर और आसपास के इलाके में भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारी बारिश की चेतावनी को देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों से नदी किनारे न जाने की चेतावनी दी है। इधर उत्तर प्रदेश के बांदा से शर्मसार करने वाली एक खबर सामने आई। यहां एक युवक का शव कई घंटों तक रेलवे पुल से लटका रहा। जब आसपास से गुजरने वाले लोगों ने पुलिस को इसकी इत्तला की, तब जाकर लाश को हटाया जा सका। यूपी के बांदा में लापरवाही की इंतहा। जीआरपी बेखबर, पुलिस लापरवाह। बांदा की ये तस्वीरें किसी भी इंसान का दिल दहला सकती हैं। यहाँ की केन नदी पर बने रेलवे पुल से एक युवक का शव घंटों लटका रहा, मगर न जीआरपी को इसकी भनक लगी और न इलाके की पुलिस को। इस दौरान जब पास की सड़क से गुजरते लोगों की नजर पड़ी, तब उन्होंने पुलिस को खबर दी, मगर तब तक कई घंटे बीत चुके थे। हमने तो ये देखा कि ये सुबह टंगा था, जब रात में ये घटना हुई है। 4-5 बजे के लमसम घटना है ये जो है। तो यहाँ पे आदमी कटा हुआ है, देखा काहे में कटा है? ट्रेन से कटा है। आशंका जताई जा रही है कि इस युवक की मौत ट्रेन से गिरने के कारण हुई और फिर उसकी लाश पटरियों के बीच फंस गई। हैरानी इस बात की है कि स्थानीय लोगों ने जब पुलिस को इसकी खबर दी, तो पुलिस भी इसे रेलवे का मामला बताकर आरपीएफ का इंतजार करती रही। जब मैसेज मिलेगा तभी ना आया जाएगा, कंट्रोल मैसेज जब बताया जाएगा तब आया जाएगा। जब प्रशासन पुलिस का ये जल्दी इसका मैसेज मिल जाता है, हमारे यहाँ जब DSCR झांसी से कन्वे होगा मैसेज, तब अपने पास आता है। तमाम कागजी कार्रवाई के बाद लाश को पुल से उतारा गया और पुलिस ने इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सूचना प्राप्त हुई थी, एक अज्ञात व्यक्ति है जो रेलवे ट्रैक के नदी के ऊपर निकलता है, उस पर उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। सूचना पे आए हैं हम लोग। एक मोबाइल बरामद हुआ है, उसे डिटेल प्राप्त की जाएगी, शिनाख्त होगी और उसके बाद आगे कार्रवाई। फिलहाल पुलिस युवक की मौत की वजह जानने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, मगर सवाल यह है कि आखिर पुलिस और रेलवे प्रशासन कब तक नियम की आड़ में इंसानों से खिलवाड़ करता रहेगा। बांदा से पंकज द्विवेदी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो सदी के महानायक अमिताभ बच्चन 75 साल के हो चुके हैं। फिल्म इंडस्ट्री में 48 साल का लंबा अरसा गुजार चुके अमिताभ ने कामयाबी की वो इबारत लिखी है जो एक मिसाल बन चुकी है। एक्टिंग और आवाज के जादू शहंशाह कि आज भी ढेरों सिने प्रेमी हैं जिनके सिर पर अमिताभ बच्चन का जादू चढ़कर बोल रहा है। दमदार आवाज और शानदार अदायगी, उस शख्स के बारे में क्या कहना जो सदी का महानायक हो, सिनेमा का शहंशाह हो, जो लाखों करोड़ों दिलों में बसता हो। फिल्मी पर्दे के इस एंग्री मैन के बारे में अगर कहा जाए कि वो ढलती उम्र के साथ जवां होते जा रहे हैं, तो ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अमिताभ बच्चन ने जब कोलकाता की नौकरी छोड़ मुंबई का रुख किया, अदाकारी के अपने ख्वाब को जब वो पूरा करने के सफर पर चल पड़े, तब शायद उन्हें खुद पर भी यकीन नहीं था, लेकिन जोश, जज्बे और कुछ कर गुजरने के जुनून में कोई कमी नहीं थी। भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे, सबसे
दुश्मनी। मैं आज ही अपने दोस्त शर्मा को 7 हिंदुस्तानी से शुरू हुआ वो एक्टिंग का सफर कई उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरा। हर कदम पर अड़चनें आईं, कभी भारी आवाज बाधा बनी तो कभी लंबा कद, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी उसी दमदार आवाज और लंबे कद को अपनी कामयाबी का जरिया बनाया। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। जंजीर से एंग्री यंग मैन बन शहंशाह बनने के रास्ते पर चल पड़े तो रोमांटिक किरदार में उनका कोई सानी नहीं रहा। अमिताभ के ऑलराउंडर परफॉर्मेंस ने उन्हें सदी का महानायक बना दिया। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। 70 पार कर चुके अमिताभ बच्चन की कामयाबी का सिलसिला आज भी जारी है। हर गुजरते लम्हे के साथ वो कामयाबी की नई इबारत लिखते जा रहे हैं। काम के लिए उनमें दीवानगी अब भी वैसी ही है, उतने ही फिट हैं, उतने ही सक्रिय हैं और पर्दे पर वैसे ही निखरते जा रहे हैं अमिताभ बच्चन के किरदार। हाँ या ना में जवाब दीजिए, डोंट शेक योर हेड। नहीं। टीम न्यूज़ नेशन। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से जुड़ी कई यादें दिल्ली से भी बिखरी हैं और दिल्ली से भी जुड़ी हैं, और इन्हीं में से एक है उनके पिता का बनाया बंगला सोपान। ये अलग बात है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं दिल्ली में महानायक का घर। अमिताभ अब 75 साल के हो चुके हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमिताभ के बारे में शायद ही आप जानते हों। मुंबई में जलसा आपने देखा, प्रतीक्षा आपने देखा, जो उनके बड़े भव्य घर माने जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली में भी उनका एक घर है जो कि सोपान के नाम से है। ये वो घर है अमिताभ बच्चन का जो उनके पिता हरिवंश राय बच्चन ने तैयार किया था 1970 में, जब अमिताभ बच्चन स्ट्रगल कर रहे थे और 7 हिंदुस्तानी जो मूवी थी वो जब आई थी, उसके बाद से कई बार जो अमिताभ बच्चन का यहाँ पर आना जाना हुआ करता था। लेकिन साहित्यिक तौर पर अगर देखा जाए, संगोष्ठियों के तौर पे अगर देखा जाए, तो हरिवंश राय बच्चन काफ़ी ज़्यादा यहाँ आया करते थे और बड़ी बड़ी संगोष्ठियाँ यहाँ पर हुआ करती थीं। कहा जाता है कि हरिवंश राय बच्चन ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर इस घर का निर्माण कराया था और काफ़ी पैसा इसमें लगाया था, और वो एक सपना था कि इस तरह का एक विला, इस तरह का एक बड़ा मकान बंगला उनका हो, वो तैयार किया। लेकिन अमिताभ बच्चन बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं आए। आप देख सकते होंगे तस्वीरों में सोपान जो नाम रखा गया इसका, वो भी अब बदल गया है। कहा जाता ये भी है कि पिता के नाम पर एक क्लब में उन्होंने पैसा भी लगाया था, करीब 25 लाख रुपए दिए थे दान में ताकि वो क्लब बन सके। संगोष्ठियाँ हुआ करती थी, साहित्यिक परिचय और संगोष्ठियों के साथ में तमाम ऐसी मीटिंग्स हुआ करती थी यहाँ पर, जो हरिवंश राय बच्चन के साथ में लोग करते थे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सोपान अमिताभ बच्चन का दिल्ली में अपना खुद का घर है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यानंद राउतरे के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।